हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी कोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर मंथ के कुछ आरबीआई सर्कुलर्स को हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है, क्योंकि दिसंबर मंथ में बहुत सारा सर्कुलर था। तो पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने कुछ आरबीआई सर्कुलर्स को डिस्कस कर लिया है। जो रिमेनिंग सर्कुलर्स है उसको हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। और देखिए, अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के अलावा बहुत सारे लोगों के द्वारा डेली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का डिमांड किया जा रहा था। तो इसको देखते हुए हमने क्या किया है, हमने एक फ्री पोर्टल क्रिएट कर दिया है, एक फ्री पोर्टल बना दिया है। तो वहां पे जाकर के आप डेली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़, जो आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ होता है, इन सबको आप वहां पे पढ़ सकते हैं। वहां पे आप सारे लेक्चर्स का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब के अलावा बहुत ही जल्द आपको उस पोर्टल के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन दिखेगा जिसका इस्तेमाल करके आप एमसीक्यू टेस्ट भी दे सकते हैं। जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ होता है, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ होता है, आरबीआई सर्कुलर्स है, तो इन सब के ऊपर आप फ्री में मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और अपने नॉलेज को आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोर्टल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी डिले के। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला सर्कुलर हमारे सामने है, ये 22 दिसंबर 2023 का है और ये सर्कुलर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को लेकर के है। आपको पता होगा कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या एलआरएस के तहत आप भारत के बाहर अलग अलग पर्पस के लिए आसान तरीके से पैसा भेज सकते हैं। और ये पैसा आप किसके थ्रू भेज सकते हैं, तो हमारे देश में जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स हैं उसके थ्रू आप एलआरएस के तहत भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। तो यहाँ पे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को एलआरएस ट्रांजेक्शन को लेकर के एलआरएस मंथली रिटर्न और एलआरएस डेली रिटर्न सबमिट करना पड़ता है। अब अभी तक ये नियम था कि इन ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंकों को ये जो दोनों रिटर्न है, एलआरएस मंथली रिटर्न और एलआरएस डेली रिटर्न, ये एक्सबीआरएस साइट के ऊपर सबमिट करना पड़ता था। लेकिन अभी क्या फैसला लिया गया है, अभी ये फैसला लिया गया है कि अब जो ये दोनों रिटर्न है ये एक्सबीआरएल साइट के ऊपर सबमिट नहीं किया जाएगा। अब जो ये दोनों रिटर्न है, ये दोनों रिटर्न अब आरबीआई का जो नया डेटा वेयर हाउस है CIMS, उसके ऊपर सबमिट किया जाएगा। तो इस पूरे सर्कुलर में यही बोला गया है। अब बहुत सारे यहाँ पे लोग हो सकते हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो डोंट वरी, इस सर्कुलर को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं, बहुत ही डिटेल वे में समझने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है क्या, क्योंकि ये स्कीम अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। तो इस स्कीम को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर हम अपने इस सर्कुलर के ऊपर आएंगे। तो हो सकता है कि ये जो सर्कुलर है इसको समझाने में थोड़ा सा समय लग जाए, तो आपको शांत होकर के सारी बातें अच्छे से सुननी है। ठीक है, देखिए, 2004 से पहले क्या था कि अगर किसी व्यक्ति को भारत के बाहर पैसा भेजना है तो उसके लिए जो पूरा प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा अप्रूवल चाहिए होता था। अब ऐसा किस लिए इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस था। तो देखिए, जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत के बाहर पैसा भेजा जाता है तो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पहले जो हमारा करेंसी है, इंडियन रुपी है, वो उस देश के करेंसी से एक्सचेंज होता है। जिस भी देश में आप पैसा भेज रहे हैं उस देश की करेंसी से एक्सचेंज होता है और उसके बाद फिर पैसा भेजा जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम होता है। तो हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अचानक से कम ना हो जाए, उसको वो हमेशा मेंटेन रहे, इस चीज़ के लिए पहले बाहर पैसा भेजने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बहुत सारा अप्रूवल चाहिए होता था। लेकिन इससे होता क्या था कि जो लोग जेन्युइन रीजन से भारत के बाहर पैसा भेजना चाहता है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके बच्चे भारत के बाहर किसी दूसरे देश में पढ़ाई कर रहे हैं और उसको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसा भेजना है, तो उसको यहाँ पे दिक्कत होता था। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए 4 फरवरी 2004 को लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को लॉन्च किया गया था। जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, लिबरलाइज्ड, इस स्कीम को लॉन्च किया गया ताकि भारत के बाहर पैसा भेजने का जो पूरा प्रोसेस है उसको आसान किया जा सके। अब देखिए, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत क्या होता है, इस स्कीम के तहत जितने सारे भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, इंक्लूडिंग माइनर्स, और देखिए यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स
का मतलब क्या है, यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का मतलब है फेमा एक्ट के अनुसार जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उसका हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जितने सारे भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं इंक्लूडिंग माइनर, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 तक भारत के बाहर भेज सकता है, किसी भी परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए या इन दोनों के लिए। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। देखिए, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर ऐसा ट्रांजेक्शन्स आता है जिसको करने से किसी व्यक्ति का भारत के बाहर जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, जो उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, लास्ट वाले एग्जाम्पल में, कि कोई एक व्यक्ति है और उसके बच्चे भारत के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको अपने बच्चे के एजुकेशन फी के लिए पैसा भेजना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस व्यक्ति का भारत के बाहर जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके ऊपर तो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये तो डे टू डे एक्सपेंसेस से जुड़ा हुआ ट्रांजेक्शन है। तो ये किस में आएगा, करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के अंदर आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको भारत के बाहर किसी को पैसा भेजना है गिफ्ट के तौर पे या फिर डोनेशन के तौर पे, तो ये सब क्या है, ये सब करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के बारे में, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के अंदर वैसा ट्रांजेक्शन आता है जिसको करने से भारत के बाहर किसी व्यक्ति का जो एसेट है, जो लायबिलिटीज है, जो उसका फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसमें बदलाव होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने भारत के बाहर किसी दूसरे देश में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा भेजा, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने किसी फॉरेन एंटिटी से लोन लिया हुआ था और उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए उसने भारत के बाहर पैसा भेजा। तो ये सब ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति का भारत के बाहर जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, उसमें बदलाव हो रहा है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स किस में आता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में आता है। तो यहाँ पे जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस स्कीम के तहत जितने सारे भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है इंक्लूडिंग माइनर, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 तक भारत के बाहर भेज सकता है, किसी भी परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए। अब देखिए, एलआरएस के तहत कौन कौन सा करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन को परमिसिबल माना गया है, कौन कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन को परमिसिबल माना गया है, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए। अब देखिए, ये जो लिमिट है $2,50,000 का, इसी लिमिट के अंदर हमारे देश के अंदर जो इंडिविजुअल्स है, वो जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, वो फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको किसी दूसरे देश घूमने का मन कर रहा है, तो जाहिर सा बात है कि अगर वो दूसरे देश जाएगा, वहाँ पे रहेगा, वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, तो इन सब चीज़ों के लिए वो जो पे करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो इंडियन रुपी में वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए पे कर रहा है। इन सब चीज़ों के लिए जो वो पे करेगा, तो उसके पास वहाँ का करेंसी होना चाहिए, राइट। तो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत वो व्यक्ति, ये जो $2,50,000 का लिमिट है, इसी लिमिट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है। यानी कि वो हमारे देश का जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसको वो उस देश के करेंसी, जिस भी देश में भी वो घूमने जा रहा है, उस देश की करेंसी में एक्सचेंज कर सकता है और फिर वो फॉरेन करेंसी अपने साथ लेकर के जा सकता है और वहाँ पे उसका इस्तेमाल करके वो अलग अलग चीज़ों के लिए पे कर सकता है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि $2,50,000 का जो लिमिट है, इसी लिमिट के अंदर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी भी अवेल कर सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति इस लिमिट से ज़्यादा पैसा भारत के बाहर भेजना चाहता है, तो इस केस में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने पहले ही बात कर लिया था कि 4 फरवरी 2004 को ये जो एलआरएस स्कीम है, इसको लॉन्च किया गया था। और जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो उस समय जो इसका लिमिट था वो $25,000 था। यानी कि जब इसको लॉन्च किया गया था, तो इस स्कीम के तहत रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर एक फाइनेंशियल ईयर में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के भारत के बाहर $25,000 तक ही भेज सकता था और इसी लिमिट के अंदर वो फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी भी अवेल कर सकता था। लेकिन देखिए, ये जो लिमिट है, इसको बहुत बार रिवाइज किया गया। यहाँ पे पूरा आप चार्ट में देख सकते हैं। 2004 में ये लिमिट कितना था, $25,000। 2006 में इस लिमिट को बढ़ा करके $50,000 कर दिया गया। 2007 में फिर से इस लिमिट को डबल कर दिया गया, $1,00,000।
2007 में ही इस लिमिट को फिर से एक बार डबल कर दिया गया था, $2 लाख। 2013 में इस लिमिट को कम कर दिया गया था, $75,000 कर दिया गया था। 2014 में ही 2013 में इस लिमिट को कम करके $75,000 कर दिया गया था, और 2014 में फिर से इस लिमिट को बढ़ा करके $1,25,000 कर दिया गया था, और 2015 में इस लिमिट को बढ़ा करके $2,50,000 कर दिया गया था। तो अभी LRS का जो लिमिट है वो कितना है? $2,50,000। LRS के तहत आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 तक भारत के बाहर भेज सकते हैं, किसी भी परमिसिबल करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए, या इन दोनों के लिए। और इसी लिमिट के अंदर आप जो फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी होता है वो भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए, जब कभी भी आप LRS के तहत भारत के बाहर पैसा भेजेंगे तो आपको एक LRS डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जिसको वाइडली A2 फॉर्म के नाम से जाना जाता है, वो आपको सबमिट करना पड़ता है। तो अगर जो रेमिटर है वो माइनर है, जैसा कि हमने बात किया था कि LRS के तहत रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर भारत के बाहर पैसा भेज सकता है, तो अगर रेमिटर माइनर है तो इस केस में ये जो LRS डिक्लेरेशन फॉर्म है, A2 फॉर्म है, ये उसके द्वारा तो साइन होना ही चाहिए, साथ ही में उसका जो भी नेचुरल गार्डियन होगा उसके द्वारा भी ये LRS डिक्लेरेशन फॉर्म साइन होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग माइनर के लिए है। हमारे देश के अंदर जो कॉरपोरेट्स है, पार्टनरशिप फर्म्स है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ट्रस्ट है, वो सब इस स्कीम का इस्तेमाल करके भारत के बाहर पैसा नहीं भेज सकता है। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें। देखिए, LRS के तहत कौन कौन सा करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स परमिसिबल माना गया है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्राइवेट विजिट अब्रॉड एक्सक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान। नेपाल और भूटान को छोड़ करके अगर आप किसी भी दूसरे देश अपने प्राइवेट काम से विजिट कर रहे हैं, जाहिर सा बात है कि आप दूसरे देश जाएंगे तो आपको वहाँ का करेंसी चाहिए होगा। तो LRS के तहत आप फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप LRS के तहत किसी को गिफ्ट के तौर पे पैसे भेज सकते हैं, डोनेशन के तौर पे पैसे भेज सकते हैं। आप जॉब के पर्पस से किसी दूसरे देश जा रहे हैं तो जाहिर सा बात है कि आपको फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी चाहिए होगा, तो LRS के तहत आप फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आप किसी दूसरे देश में हमेशा के लिए सेटल होने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए आप LRS के तहत फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। आपका कोई रिलेटिव है जो कि भारत के बाहर रह रहा है तो उसके मेंटेनेंस के लिए आप LRS के तहत पैसा भेज सकते हैं। बिजनेस ट्रिप पे आप जा रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के पर्पस से आप किसी दूसरे देश जा रहे हैं, अपने पढ़ाई के लिए आप किसी दूसरे देश जा रहे हैं, तो इन सब के लिए भी आप LRS के तहत फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। तो ये सब करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स हैं जिसको कि LRS के तहत परमिसिबल माना गया है। इन सब ट्रांजेक्शन्स के लिए आप LRS के तहत भारत के बाहर पैसे भेज सकते हैं, आप फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ें। अब देखिए, LRS के तहत कौन कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को परमिसिबल माना गया है। तो देखिए, मान लीजिए कि आपका कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट है भारत के बाहर, तो LRS के तहत आप अपने फॉरेन करेंसी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। आप भारत के बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो LRS के तहत आप उसके लिए पैसा भेज सकते हैं। शेयर, सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, इन सब में आप निवेश करना चाहते हैं तो LRS के तहत आप पैसे भेज सकते हैं। आप भारत के बाहर होल्डी ओन सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए आप LRS के तहत पैसे भेज सकते हैं। आपको अपने किसी रिलेटिव को, भारत के बाहर वो रह रहा है, आपको अपने किसी रिलेटिव को पैसा भेजना है लोन के तौर पे, तो वो आप LRS के तहत कर सकते हैं। तो ये सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स है जिसको कि LRS के तहत परमिसिबल माना गया है। इन सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए आप LRS के तहत भारत के बाहर पैसा भेज सकते हैं। लेकिन देखिए, कहने का ये मतलब है कि चाहे आप LRS के तहत किसी भी करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए पैसे भेजें या फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल करें या फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स के लिए पैसे भेजें, सबको मिला करके पर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो लिमिट है वो कितना है? $2,50,000। आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ गया होगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन्स भी है जिसके लिए आप LRS के तहत पैसे नहीं भेज सकते हैं, तो इन सबको हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंदर जिन जिन ट्रांजेक्शन्स के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उन ट्रांजेक्शन्स
के लिए आप एलआरएस स्कीम के तहत पैसा नहीं भेज सकते हैं। इसके बाद किसी भी ओवरसीज एक्सचेंज को आप मार्जिन्स या मार्जिन कॉल्स के लिए पैसा नहीं भेज सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये है और आप इस 10,000 रुपये का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो जो आपका ब्रोकर रहता है वो आपको लेवरेज प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि वो आपको 5x का लेवरेज दे रहा है, तो आपके पास जो 10,000 रुपये है आपको 5x का लेवरेज देगा, यानी कि 50,000, तो आप 50,000 रुपये का ट्रेडिंग कर सकेंगे। आपके पास 10,000 रुपये ही है, आप 10,000 का इस्तेमाल करके 50,000 रुपये का ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपको जो 50,000 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए, तो इसके लिए पहले आपको 10,000 रुपया देना पड़ता है। यही क्या होता है, यही मार्जिन होता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एलआरएस के तहत किसी भी ओवरसीज एक्सचेंज को मार्जिन्स या मार्जिन्स कॉल के लिए पैसा नहीं भेजा जा सकता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करेंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स 2000 के स्केड्यूल 1 में जो जो पर्पस के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, उसके ऊपर उन सब पर्पस के लिए आप पैसा नहीं भेज सकते हैं। स्केड्यूल 2 में जिन जिन आइटम को रिस्ट्रिक्ट किया गया है उसके लिए आप एलआरएस के तहत पैसा नहीं भेज सकते हैं। इन सब के अलावा जिन जिन कंट्रीज़ को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है एज अ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और उसको नोटिफाई किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, तो एलआरएस के तहत आप इन सब देश के अंदर पैसा नहीं भेज सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ऐसे इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ के लिए आप एलआरएस के तहत पैसा नहीं भेज सकते हैं जिसको कि आइडेंटिफाई किया गया है कि इस व्यक्ति को पैसा भेजने से ये व्यक्ति जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ काम है वो सब कर सकता है। तो वैसे इंडिविजुअल्स, वैसे एंटिटीज़ को आप पैसा नहीं भेज सकते हैं जिसको लेकर के ये खतरा है कि ये आतंकवाद से जुड़ा हुआ काम कर सकता है। तो ये सब कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन्स है जिसके लिए आप एलआरएस के तहत पैसा नहीं भेज सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा भी कुछ कुछ पॉइंट है एलआरएस को लेकर के, जैसे कि एलआरएस के तहत, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था कि एलआरएस के तहत आपके द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो किसके थ्रू भेजा जाता है, ऑथराइज्ड पर्सन्स के थ्रू भेजा जाता है। ये ऑथराइज्ड बैंक हो सकता है या फिर जो मनी एक्सचेंज एंटिटी होता है वो हो सकता है। तो एलआरएस के तहत आप किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू किसी भी ट्रांजेक्शन्स के लिए पैसा भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको आपका जो पैन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा कि एलआरएस के तहत फ्रीक्वेंसी ऑफ रेमिटेंस के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। आप कितने बार भी एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा भेज सकते हैं, इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। प्रतिबंध किस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक फाइनेंशियल ईयर में आप चाहे फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी अवेल करें एलआरएस के तहत या आप एलआरएस के तहत पैसे भेजें, इन सबको मिला करके जो क्यूमुलेटिव लिमिट है वो कितना है, $2,50,000। तो आई होप आपको एलआरएस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। कहीं से भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे देंगे। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर और सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है उसको हम समझते हैं। आई होप अब आपको सर्कुलर अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे देश के अंदर जो भी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उसके लिए ये अनिवार्य है कि उसके द्वारा एलआरएस के तहत जितना भी एप्लीकेशंस रिसीव किया गया है, एलआरएस के तहत जितना भी पैसा भेजा गया है, इन सब को लेकर के ये मंथली बेसिस पे जो डेटा होता है उसको अपलोड करें। और 2018 में इसके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि ये मंथली बेसिस के अलावा डेली बेसिस पे भी एलआरएस ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ जो डेटा होता है उसको वो अपलोड करे। तो यहाँ पे अभी तक क्या होता था कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को ये जो एलआरएस मंथली रिटर्न है और जो एलआरएस डेली रिटर्न है ये XBRL साइट के ऊपर अपलोड करना पड़ता था। अब ये XBRL साइट क्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं तो देखिए, जो XBRL है इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। आपको इसके नाम से ये पता चल जाएगा। ये बेसिकली क्या है, ये एक रिपोर्टिंग फॉर्मेट है। दुनिया भर में इसका इस्तेमाल किया जाता है बिजनेसेस के द्वारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रेजेंटेशन के लिए, बिजनेस रिपोर्ट के प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये जो आरबीआई का XBRL साइट है ये क्या है, XBRL बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे देश के अंदर जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उसके द्वारा अभी तक एलआरएस मंथली रिटर्न और एलआरएस डेली रिटर्न सबमिट किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे फैसला क्या लिया गया है उसको समझिए। तो यहाँ पे अब ये फैसला लिया गया है कि 26 दिसंबर 2023 से ये जो दोनों रिटर्न है
जो कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था, वो अब सबमिट नहीं किया जाएगा। 26 दिसंबर 2023 से ये जो दोनों रिटर्न है, ये ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा RBI का जो नया डेटा वेयरहाउस है CIMS, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर सबमिट किया जाएगा। यही इस पूरे सर्कुलर में बोला जा रहा है। अब देखिए, ये जो RBI का नया डेटा वेयरहाउस है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा। और इसके बाद जो हम सर्कुलर डिस्कस करने वाले हैं, उन सब सर्कुलर में भी आपको CIMS के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब कि जो सर्कुलर में चीज़ें हैं वो CIMS से रिलेटेड ही है, तो इसीलिए इसको हम अच्छे से देख लेंगे। अभी हम ये सर्कुलर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम CIMS को देख लेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि पहले ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंकों के द्वारा XBRL साइट के ऊपर LRS मंथली रिटर्न और LRS डेली रिटर्न सबमिट करना पड़ता था, लेकिन 26 दिसंबर 2023 से AD कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा अब जो ये दोनों रिटर्न है वो CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, जो AD कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको ऑलरेडी CIMS पोर्टल के ऊपर ला दिया गया है, और अभी जो ये AD कैटेगरी 1 बैंक्स है ये इन दोनों रिटर्न को XBRL साइट के ऊपर भी सबमिट कर रहा था और CIMS पोर्टल के ऊपर भी सबमिट कर रहा था। लेकिन 26 दिसंबर 2023 से AD कैटेगरी 1 बैंक्स को कहा गया है कि वो सिर्फ जो CIMS पोर्टल है उसके ऊपर इन दोनों रिटर्न को सबमिट करेगा, ठीक है। यानी कि ये जो 26 दिसंबर तो बीत चुका है, तो यानी कि ये जो नियम है वो ऑलरेडी लागू हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो LRS मंथली रिटर्न है और LRS डेली रिटर्न है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए इन दोनों को रिटर्न कोड्स दिया गया है। जैसे कि LRS मंथली रिटर्न के लिए R089 और LRS डेली रिटर्न के लिए R010। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा किस तरीके से ये जो LRS मंथली रिटर्न है और LRS डेली रिटर्न है वो CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा, तो देखिए, अगर हम मंथली रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये जो दिसंबर 2023 है, दिसंबर 2023 से ये जो LRS मंथली रिटर्न है वो AD कैटेगरी 1 बैंक्स को कहा गया है कि CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट करने के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कि दिसंबर 2023 रिपोर्टिंग मंथ है, दिसंबर 2023 के लिए जो LRS मंथली रिटर्न है वो AD कैटेगरी 1 बैंक्स को 5 जनवरी या 5 जनवरी के पहले CIMS पोर्टल के ऊपर अपलोड कर देना होगा, ठीक है। अब तो बीत चुका है, यानी कि AD कैटेगरी 1 बैंक्स ने 5 जनवरी या फिर 5 जनवरी से पहले दिसंबर 2023 के लिए LRS मंथली रिटर्न अपलोड कर दिया होगा CIMS पोर्टल के ऊपर। अब जैसे मान लीजिए कि जनवरी है, तो जनवरी जो रिपोर्टिंग मंथ है, तो इसके लिए AD कैटेगरी 1 बैंक्स 5 फरवरी या फिर 5 फरवरी से पहले CIMS पोर्टल के ऊपर जो रिटर्न है वो सबमिट कर देगा। अगर हम बात करें LRS डेली रिटर्न के बारे में, तो ये 26 दिसंबर 2023 से LRS डेली रिटर्न जो है CIMS पोर्टल के ऊपर अपलोड होना शुरू हो गया होगा। जैसे कि मान लीजिए 26 दिसंबर 2023 क्या है, रिपोर्टिंग डे है, तो 26 दिसंबर 2023 के लिए AD कैटेगरी 1 बैंक्स को 27 दिसंबर 2023 को जो CIMS पोर्टल है उसके ऊपर LRS डेली रिटर्न सबमिट करना होगा, मतलब कि इनके द्वारा कर दिया होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अगर ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के पास किसी भी प्रकार का डेटा नहीं है सबमिट करने के लिए, तो उस केस में भी AD कैटेगरी 1 बैंक्स को जो रिपोर्ट है वो CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट करना पड़ेगा, और ये रिपोर्ट क्या कहलाएगा, ये रिपोर्ट नील रिपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। इन सब के अलावा देखिए, ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को कहा गया है कि वो अपने क्लाइंट को, कस्टमर को, अकाउंट होल्डर को इस सर्कुलर में जो बातें बोला जा रहा है उसके बारे में बताने के लिए, अगर हम बात करें कि ये जितना भी डायरेक्शंस है वो किस एक्ट के तहत जारी किया गया है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत इस सर्कुलर में जो डायरेक्शंस है उसको जारी किया गया है। और एप्लीकेबिलिटी के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जितने सारे भी कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है उसके ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो पहले ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा LRS मंथली रिटर्न और LRS डेली रिटर्न XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था, लेकिन अब XBRL साइट के ऊपर ये दोनों रिटर्न सबमिट नहीं किया जाएगा। अब सिर्फ जो RBI का नया डेटा वेयरहाउस है CIMS, उसके ऊपर, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर बस अब ये जो दोनों रिटर्न है वो सबमिट किया जाएगा।
समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम CIMS के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आने वाला जो सर्कुलर्स है वो CIMS से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए पहले हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। और क्योंकि ये क्या है, ये RBI का नया डेटा वेयर हाउस है, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म के बारे में अगर हम बात करें तो C फॉर सेंट्रलाइज्ड, I फॉर इंफॉर्मेशन, M फॉर मैनेजमेंट, S फॉर सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ये क्या है? ये RBI का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है। अगर आपको ये पता है कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, तो आपको ये भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए, डेटा वेयरहाउस छोड़िए, आपको ये पता है कि वेयरहाउस क्या होता है? वेयरहाउस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे एक साथ बहुत सारा सामान को स्टोर करके रखा जाता है। तो डेटा वेयरहाउस क्या है? देखिए, डेटा वेयरहाउस एक सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी होता है, एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है, या फिर आप कहें तो एक स्टोरेज फैसिलिटी होता है, जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसको मैनेज किया जाता है। अब देखिए, ये जो डेटा वेयरहाउस होता है, ये ना एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यानी कि ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक साथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को स्टोर करके रखा जा सके, उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। और ये एक ऑप्टिमाइज्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेटा को एनालाइज करने के लिए, डेटा को मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करने के लिए। आपको पता होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फैसला लिया जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है, वो किस चीज़ के आधार पर लिया जाता है? डेटा के आधार पर लिया जाता है, राइट? तो डेटा वेयरहाउस क्या करता है? ये एक रिलायबल, कंसिस्टेंट और आसान तरीके से डेटा को प्रोवाइड करके जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें ये मदद करता है। समझ में आ गया डेटा वेयरहाउस क्या है? डेटा वेयरहाउस बेसिकली क्या है? एक स्टोरेज फैसिलिटी है जहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग-अलग सोर्सेस से लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को एक साथ स्टोर किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, CIMS है, ये क्या है? ये RBI का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। और देखिए, अभी जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है, अब डेटा तो बहुत सारा होता है, जितना सारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है उसको मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो अभी जिस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको गवर्न किया जाता है कि ये सेफ रहे, ये एक्यूरेट रहे और इसका सही से इस्तेमाल हो, तो इन सब चीज़ों को ये जो RBI का नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है, CIMS, ये रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। यानी कि ये एक अच्छे मैनर में चेंज कर देगा। और देखिए, बीइंग अ सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक साथ कितना सारा डेटा मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो CIMS है, ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैसिव डेटा को मैनेज करने का काम करेगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, टेक्स्ट माइनिंग होता है, विजुअल एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, ये सब जो टूल है, ये सब टूल को CIMS सपोर्ट करता है। अब यहाँ पे ये सब है क्या? बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा-थोड़ा अगर मैं आपको समझा दूँ तो देखिए, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मैथमेटिक टेक्निक का इस्तेमाल करके जो डेटा रहता है, उसको एनालाइज़ किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें टेक्स्ट माइनिंग के बारे में, तो देखिए, डेटा तो अलग-अलग फॉर्मेट में रिसीव होता है, राइट? डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ये रहता है, रिपोर्ट के फॉर्म में रहता है, आर्टिकल के फॉर्म में रहता है। तो उन सब में से जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रहता है, उसको बाहर निकालना, यही क्या कहलाता है? टेक्स्ट माइनिंग कहलाता है। विजुअल एनालिटिक्स में क्या होता है? जो ग्राफ्स है, जो चार्ट्स है, इन सब का इस्तेमाल करके डेटा को एनालाइज किया जाता है। डेटा माइनिंग में क्या होता है? लार्ज डेटा सेट्स में से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को बाहर निकालना, छुपा हुआ पैटर्न्स को बाहर निकालना, तो ये डेटा माइनिंग कहलाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो CIMS है, CIMS इन सारे टूल को सपोर्ट करता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, इन सब को ये सपोर्ट करता है। और CIMS का जो पावर यूज़र होगा, पावर यूज़र का क्या मतलब है? वैसा व्यक्ति जिसको पता होगा कि डेटा को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है, तो वो व्यक्ति इन सब टूल का इस्तेमाल कर सकेगा। समझ में आ गया CIMS क्या है? अब इसको लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो CIMS क्या है? ये RBI का कटिंग एज डेटा वेयरहाउस है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है। और देखिए,
जब आरबीआई के द्वारा अनाउंस किया गया था कि सीआईएमएस को इंट्रोड्यूस किया गया था, तो उस समय ही आरबीआई ने बोला था कि स्टार्टिंग में इसके ऊपर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के द्वारा रिपोर्टिंग किया जाएगा। आपको पता होगा कि बैंकों के द्वारा अलग-अलग जो रेगुलेटरी रिपोर्ट है वो सबमिट किया जाता है। तो आरबीआई ने बोला था, जब इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो उस समय आरबीआई ने बोला था कि बिगिनिंग में जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उसके द्वारा सीआईएमएस के ऊपर रिपोर्टिंग किया जाएगा और धीरे-धीरे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सबको भी इसके ऊपर लाया जाएगा। ठीक है? अब देखिए, सीआईएमएस का एक अगर हम इम्पोर्टेंट यूज़ के बारे में बात करें, वैसे तो बहुत सारा यूज़ है, एक इम्पोर्टेंट यूज़ के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट को जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर वीक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको जारी करता है। आरबीआई का कामकाज को लेकर के डेटा रहता है, इसमें इंफॉर्मेशन रहता है। हमारा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर के इसमें डेटा रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। तो ये जो सीआईएमएस है, कहाँ जा रहा है कि सीआईएमएस क्या करेगा, वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट के लिए डेटा को कलेक्ट करने का काम करेगा, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा। तो ये सीआईएमएस का एक यूज़ हो गया। ठीक है? और देखिए, सीआईएमएस के अंदर जो रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो अपने हिस्टोरिकल डेटा तक भी एक्सेस कर सकता है, उसके क्वालिटी को वो चेक कर सकता है। तो इन सब से क्या होगा, रेगुलेटेड एंटिटीज़ अपने परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर पाएगा, उसको एसेस कर पाएगा। ठीक है? तो ये सब कुछ पॉइंट हो गया सीआईएमएस के बारे में। अब अगर हम बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो देखिए क्या इसका बेनिफिट है। अभी बैंक्स और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के द्वारा जो अलग अलग चीज़ों के लिए रेगुलेटरी रिपोर्ट सबमिट किया जाता है, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। अब ये जो सीआईएमएस है उसके थ्रू क्या होगा, बैंक और जो दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं वो अपना रेगुलेटरी रिपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिकली क्लाउड बेस्ड सीआईएमएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आसान तरीके से सबमिट कर सकेंगे। क्लाउड बेस्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, क्लाउड बेस्ड का मतलब है कि ये जो सीआईएमएस टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि इसको हर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाएगा, ये ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है? तो यहाँ पे बैंक्स और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज़, उनका जो रेगुलेटरी रिपोर्ट है ये इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही आसान तरीके से क्लाउड बेस्ड सीआईएमएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सबमिट कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, बैंक्स और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को थोड़ा सा कम काम करना पड़ेगा और इससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी फ़ायदा होगा। किस तरीके से फ़ायदा होगा, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टाइमली मैनर में ये जो रेगुलेटरी रिपोर्ट है ये मिल जाएगा और सीआईएमएस की वजह से इसका जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव्ड होगा। इन सब के अलावा देखिए, क्योंकि सीआईएमएस काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, तो सीआईएमएस के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है इसके ऊपर अब और अच्छे से नज़र रख पाएगा। तो किसी भी प्रकार का अगर खतरा दिखता है तो उसको लेकर के आरबीआई तुरंत एक्शन ले सकता है। और यहाँ पे बैंक्स और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। किस तरीके से इम्प्रूव होगा, तो क्योंकि अब बैंक्स और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ को उतना समय नहीं लगेगा रेगुलेटरी रिपोर्ट सबमिट करने में, और उस रिपोर्ट का जो क्वालिटी होगा वो भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से आरबीआई बैंक और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज़ के साथ जो उसका संबंध है, जो कम्युनिकेशन है, वो भी इम्प्रूव होगा। तो ये सब कुछ बेनिफिट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, ये बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ये एक नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है। जिस तरीके से अभी आरबीआई के द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है, इसको एनालाइज किया जाता है, गवर्न किया जाता है, इन सब चीज़ों को ये रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टेक्स्ट माइनिंग, विजुअल एनालिटिक्स, डेटा माइनिंग, इन सब को सपोर्ट करता है। बिगनिंग में इसके ऊपर जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स है उसके द्वारा रिपोर्टिंग किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन सबको भी इसके ऊपर लाया जाएगा। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सर्कुलर के बारे में। देखिए, ये वाला जो सर्कुलर है ये भी 22 दिसंबर 2023 का है। अभी आपको समझ में आ गया कि सीआईएमएस क्या है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये आरबीआई का नया डेटा वेयरहाउस है। तो ये जो सीआईएमएस है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसको अभी लागू किया जा रहा है, और इसी के पार्ट के तौर पे अभी जो
ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा बहुत सारा रेगुलेटरी रिपोर्ट XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता है, उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पिछले वाले सर्कुलर में क्या देखा कि AD कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा जो LRS मंथली रिटर्न और LRS डेली रिटर्न सबमिट किया जाता था XBRL साइट के ऊपर, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 26 दिसंबर 2023 से। अब इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है? इस सर्कुलर में बोला जा रहा है कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को अभी जो गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट्स बोले या रिटर्न बोले, तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स है ये सबमिट करना पड़ता था XBRL साइट के ऊपर। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा XBRL साइट के ऊपर सबमिट नहीं किया जाएगा, उसके जगह पे ये दोनों स्टेटमेंट है ये CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि कौन सा 2 स्टेटमेंट का यहाँ पे बात हो रहा है। देखिए, आपको पता होगा कि हमारे देश में जो नॉमिनेटेड बैंक्स हैं, जो नॉमिनेटेड एजेंसीज हैं, वो गोल्ड का इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर वो हमारे देश के अंदर जो ज्वेलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन सबको सेल कर सकते हैं। तो नॉमिनेटेड बैंक्स, एजेंसीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में आपने सुना होगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भी एक्सपोर्ट के उद्देश्य से भारत के बाहर से गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो यूनिट होता है वो भी गोल्ड का इंपोर्ट कर सकता है एक्सपोर्ट के पर्पज से। तो यहाँ पे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर जो नॉमिनेटेड बैंक्स है, एजेंसीज हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो यूनिट्स है, इन सब के द्वारा जो गोल्ड का इंपोर्ट किया जाता है, तो इसको कौन फैसिलिटेट करता है? जाहिर सा बात है कि इसको AD कैटेगरी 1 बैंक्स फैसिलिटेट करता है, इन सब के बिहाफ पे पेमेंट करता है। तो यहाँ पे अभी क्या नियम है कि नॉमिनेटेड बैंक्स, एजेंसीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो यूनिट है वो, इन सब के द्वारा जितना भी गोल्ड का इंपोर्ट किया गया है, इसको लेकर के ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को मोड ऑफ पेमेंट वाइज, अब देखिए मोड ऑफ पेमेंट वाइज में अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट होता है, इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। जैसे कि डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट बेसिस होता है, इसमें क्या होता है कि पहले जो पेमेंट है वो कर देना होता है, उसके बाद गोल्ड का डिलीवरी होता है। इसके बाद एक होता है सप्लायर क्रेडिट बेसिस, इसमें क्या होता है कि पहले आपका गोल्ड का डिलीवरी हो जाता है और उसके बाद जो पेमेंट है वो होता है। तो यहाँ पे AD कैटेगरी 1 बैंक्स को इन सब के द्वारा जो गोल्ड का इंपोर्ट किया जाता है उसको लेकर के मोड ऑफ पेमेंट वाइज हाफ ईयरली बेसिस पे मार्च के अंत में और सितंबर के अंत में एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है XBRL साइट के ऊपर, मतलब कि अभी करना पड़ता था XBRL साइट के ऊपर, जिसमें AD कैटेगरी 1 बैंक्स ये बताता है कि इन सब के द्वारा कितने क्वांटिटी में गोल्ड का इंपोर्ट किया गया है और कितने वैल्यू में गोल्ड का इंपोर्ट किया गया है, यानी कि जो गोल्ड को इंपोर्ट किया गया है उसका टोटल वैल्यू कितना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अभी तक ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को जो XBRL साइट है उसके ऊपर सबमिट करना पड़ता था। ठीक है, एक स्टेटमेंट समझ में आ गया। अब देखिए, हाफ ईयरली बेसिस के अलावा जो ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स है उसको मंथली बेसिस पे भी जो स्टेटमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है XBRL साइट के ऊपर, अभी तक सबमिट करना पड़ता था। तो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड एजेंसीज है, नॉमिनेटेड बैंक्स को छोड़ करके नॉमिनेटेड एजेंसीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो यूनिट है, तो इन सब के द्वारा जितना भी गोल्ड का इंपोर्ट किया जाता है उसको लेकर के ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को मंथली बेसिस पे स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है और इसमें ये बताया जाता है कि मंथली बेसिस पे इन सब के द्वारा कितने क्वांटिटी में गोल्ड का इंपोर्ट किया गया है और जो इंपोर्टेड गोल्ड है उसका टोटल वैल्यू कितना है। साथ ही में मंथली बेसिस वाला जो ये स्टेटमेंट है इसमें AD कैटेगरी 1 बैंक्स को ये भी बताना पड़ता है कि इन सब के द्वारा वो जो पर्टिकुलर मंथ है, जो रिपोर्टिंग मंथ है, उस मंथ तक टोटल कितना गोल्ड का इंपोर्ट किया जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर के पहले मंथ से लेकर के जिस मंथ के लिए AD कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा रिपोर्टिंग किया जा रहा है उस मंथ तक टोटल कितना गोल्ड का इंपोर्ट इन सब के द्वारा किया जा चुका है, इसके बारे में भी AD कैटेगरी 1 बैंक्स को बताना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि AD कैटेगरी 1 बैंक्स को हाफ ईयरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। नॉमिनेटेड बैंक्स, एजेंसीज, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जो यूनिट्स है, उन सब के द्वारा जितना गोल्ड का इंपोर्ट किया जाता है उसके जानकारी को लेकर के कि कितना क्वांटिटी में किया गया है, कितना वैल्यू में किया गया है। तो अभी तक क्या था, अभी तक ये जो दोनों स्टेटमेंट है, हाफ ईयरली बेसिस वाला और मंथली बेसिस वाला, ये दोनों स्टेटमेंट AD कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा
XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्या फैसला लिया गया है, यहाँ पे अब फैसला लिया गया है कि ये जो दोनों रिटर्न है जो कि XBRL सिस्टम के ऊपर सबमिट किया जाता था, अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब AD कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा ये जो दोनों रिटर्न है ये 26 दिसंबर 2023 से सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर सबमिट किया जाएगा, जो कि RBI का नया डेटा वेयरहाउस है। समझ में आ गया। और देखिए जैसा कि हमने लास्ट वाले सर्कुलर में देखा था, AD कैटेगरी 1 बैंक्स को ऑलरेडी CIMS पोर्टल के ऊपर ला दिया गया है और अभी AD कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा ये जो दोनों रिटर्न है, जो दोनों स्टेटमेंट है, ये XBRL साइट के ऊपर भी सबमिट किया जा रहा था और CIMS पोर्टल के ऊपर भी सबमिट किया जा रहा था। लेकिन 26 दिसंबर 2023 से जो AD कैटेगरी 1 बैंक्स है उनको कहा गया कि वो ये दोनों रिटर्न सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर सबमिट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब देखिए ये जो दोनों रिटर्न है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको ट्रैक करने के लिए इन दोनों रिटर्न को नाम भी दिया गया है, मंथली वाले रिटर्न को और हाफ ईयरली वाले रिटर्न को। और इन दोनों रिटर्न के लिए जो रिटर्न कोड्स होता है वो भी दिया गया है। जैसे कि जो मंथली वाला रिटर्न है उसके लिए R132 और जो हाफ ईयरली वाला रिटर्न है उसके लिए R133, ठीक है। और देखिए अगर यहाँ पे मतलब कि कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है कि ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं जिसके बारे में हमने बात किया था, गोल्ड इंपोर्ट को लेकर के हाफ ईयरली वाला स्टेटमेंट और मंथली बेसिस वाला स्टेटमेंट, तो ये दोनों स्टेटमेंट 26 दिसंबर 2023 से CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा, ठीक है। ये इस पूरे सर्कुलर में बोला जा रहा है। और अगर देखिए AD कैटेगरी 1 बैंक्स के पास किसी भी प्रकार का डेटा नहीं है अपलोड करने के लिए, तो उस केस में भी इसको जो रिटर्न है वो सबमिट करना पड़ेगा और वो क्या कहलाएगा, वो नील रिपोर्ट कहलाएगा। अगर हम बात करें कि इस सर्कुलर में जो डायरेक्शंस इशू किया गया है वो कौन से एक्ट के तहत किया गया है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत किया गया है। एप्लीकेबिलिटी का अगर हम बात करें तो जितना भी कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है उन सब के लिए जो डायरेक्शंस है वो एप्लीकेबल होगा। आई होप आपको ये भी सर्कुलर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है ये सर्कुलर 22 दिसंबर 2023 का है। अभी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट को लेकर के जो स्टेटमेंट, जो रिटर्न सबमिट किया जाता है वो अभी तक XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था। लेकिन अब ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट को लेकर के जो स्टेटमेंट है वो CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है क्या। देखिए जब हम बात करते हैं रेमिटेंस के बारे में तो एक तो होता है आउटवर्ड रेमिटेंस और एक होता है इनवर्ड रेमिटेंस। जब कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैसा भेज रहा है तो वो आउटवर्ड रेमिटेंस कहलाएगा, और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से भारत के अंदर पैसा भेज रहा है तो वो इनवर्ड रेमिटेंस कहलाएगा। अब आउटवर्ड रेमिटेंस के लिए जैसे कि हमारे देश में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है जिसके तहत कोई व्यक्ति भारत के बाहर पैसा भेज सकता है, तो उसी प्रकार से इनवर्ड रेमिटेंस के लिए हमारे देश में अलग अलग चैनल है, अलग अलग मेथड है, और इसी में से एक मेथड का नाम है रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट। रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के तहत भारत के बाहर किसी दूसरे देश से हमारे देश के अंदर पैसा आता है। समझ में आ गया। अब किस तरीके से रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के अंदर हमारे देश के अंदर पैसा आता है उसको हम समझते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे देश का जो ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक्स है वो FATF कंप्लाइंट कंट्रीज, यानी कि वैसा देश जो कि FATF के रेगुलेशंस को मानता है, तो उस देश के अंदर जो नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस है। अब ये नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस क्या होता है पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए जिस देश से भी पैसा भेजा जा रहा है, ठीक है, उस देश के अंदर नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस ऐसा कंपनी होता है, ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसको कि उस देश के कंपीटेंट अथॉरिटी, वहाँ का सेंट्रल बैंक या वहाँ का गवर्निंग अथॉरिटी उसको लाइसेंस दिया होता है और उसको वो रेगुलेट करता है। और ये करता क्या है, तो ये जो नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस है ये वैसे लोगों से जो कि उस देश के बाहर पैसा भेजना चाहता है, वैसे लोगों से ये फंड को कलेक्ट करने का काम करता है। समझ में आ गया नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस क्या होता है। तो यहाँ पे ये जो रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है, रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, हमारे देश का जो ऑथराइज्ड कैटेगरी 1 बैंक्स है वो FATF कंप्लाइंट कंट्रीज के अंदर
नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउसेस के साथ पार्टनरशिप करता है और इस पार्टनरशिप में ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक्स नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस के पास अपना एक अकाउंट मेंटेन करता है, उसको ओपन करता है, उसको मेंटेन करता है। इसको क्या कहते हैं? वोस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। आपको पता होगा कि जब भी कोई इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक के पास अकाउंट ओपन करता है, उसको मेंटेन करता है, तो वो क्या कहलाता है? वोस्ट्रो अकाउंट कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा कि वोस्ट्रो अकाउंट में हमेशा जो पैसा है वो इंडियन रुपी में मेंटेन होता है। तो यहाँ पे जो ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक्स है वो FATF कंप्लाइंट कंट्रीज के अंदर जो नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस है उसके साथ पार्टनरशिप करता है और उसके पास एक वोस्ट्रो अकाउंट ओपन करता है, उसको मेंटेन करता है। अब एग्जैक्टली किस तरीके से इसके तहत ये जो रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है भारत के अंदर पैसा आता है उसको समझिए। मान लीजिए कि हमारे देश का कोई ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक्स है, लेट्स से कि ICICI बैंक। ICICI बैंक का ICICI बैंक ने अमेरिका के अंदर एक नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस है उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया और उसके पास उसने एक ICICI वोस्ट्रो अकाउंट ओपन कर लिया और उसको मेंटेन करता है। अब अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति है जिसके पेरेंट्स भारत के अंदर रहते हैं और उसको अपने पेरेंट्स को पैसा भेजना है। तो अब वो व्यक्ति क्या करेगा? अब वो व्यक्ति ये जो नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस है उसके पास जाएगा और उसके पास वो पैसा दे देगा। जो भी रूल रेगुलेशन है उसको मानते हुए वो नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस को पैसा दे देगा। फिर ये जो नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस है इस पैसे को इंडियन रुपी में ICICI बैंक का जो इसके पास वोस्ट्रो अकाउंट ओपन होगा उसमें क्रेडिट कर देगा। और फिर ICICI बैंक क्या करेगा? ICICI बैंक उस व्यक्ति के पेरेंट्स को भारत में इन्फॉर्म कर देगा और उस व्यक्ति के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में ये जो पैसा है ये क्रेडिट कर देगा। तो कुछ इस तरीके से रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के अंदर जो भारत के बाहर से पैसा है वो आता है। अब देखिए यहाँ पे ICICI बैंक के द्वारा उस व्यक्ति के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में जो पैसा क्रेडिट किया जाएगा तो हो सकता है कि उस व्यक्ति के पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट है वो ICICI बैंक में है या फिर उस व्यक्ति के पेरेंट्स का जो बैंक अकाउंट है वो किसी दूसरे बैंक के अंदर है। तो ये मैटर नहीं करता है। यहाँ पे ICICI बैंक के अंदर अगर उस व्यक्ति के पेरेंट्स का बैंक अकाउंट होगा तो उसमें भी पैसा वो क्रेडिट करेगा और अगर किसी दूसरे बैंक के अंदर बैंक अकाउंट होगा तो उसमें भी उसको पैसा क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट को लेकर के और भी कुछ पॉइंट है तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए जब भी किसी ऑथराइज कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा पहली बार किसी नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस के साथ पार्टनरशिप किया जाएगा रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के लिए तो इस केस में उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो किसी भी देश में किसी भी नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसके लिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म जरूर करना पड़ेगा इसके बारे में कि इसने इस पर्टिकुलर नॉन रेसिडेंट एक्सचेंज हाउस के साथ पार्टनरशिप किया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये जो आपका रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है, रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के अंदर किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा जो भी पैसा भारत के अंदर भेजा जाता है वो यहाँ पे प्राइवेट रीजन्स के लिए भेजा जाता है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बात किया था कि उस व्यक्ति को पैसा भेजना है अपने पेरेंट्स के लिए, तो रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के तहत जो भी पैसा भेजा जाता है वो प्राइवेट रीजन्स के लिए भेजा जाता है। और ध्यान दीजिएगा कि रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के अंदर जो रेमिटर होता है और जो बेनिफिशियरी होता है वो जनरली इंडिविजुअल्स होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि देखिए एक लिमिट तक ट्रेड ट्रांजेक्शन्स के फाइनेंसिंग के लिए भी जो एक्सचेंज हाउसेस है उसके थ्रू पैसा भारत के अंदर भेजा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड रेमिटेंसेस के लिए है, आउटवर्ड रेमिटेंसेस के लिए नहीं है। यानी कि इस स्कीम के तहत कोई इंडिविजुअल भारत के बाहर से पैसा रिसीव कर सकता है, इस स्कीम के तहत वो भारत के बाहर पैसा नहीं भेज सकता है। तो ये भी पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट है। इन सब के अलावा देखिए जैसा कि हमने LRS में बात किया था, LRS में क्या है, एक लिमिट है, रेमिटेंस अमाउंट के ऊपर एक लिमिट है। आप एक फाइनेंशियल ईयर में $2,50,000 से ज़्यादा LRS के तहत भारत के बाहर नहीं भेज सकते हैं। लेकिन ये जो रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट है इसमें रेमिटेंस अमाउंट के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, ना ही तो नंबर ऑफ रेमिटेंसेस के ऊपर प्रतिबंध है। कोई एक इंडिविजुअल किसी दूसरे देश में रह रहा है, उसको भारत के अंदर पैसा भेजना है तो वो कितने बार भी भेज सकता है और कितना भी अमाउंट भेज सकता है। लेकिन हाँ, अगर ट्रेड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के तहत पैसा भेजा जा रहा है तो इसके लिए यहाँ पे जरूर लिमिट है, इसके लिए यहाँ पे
15 लाख रुपए का लिमिट है। 15 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के तहत ट्रेड रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के लिए नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। इन सब के अलावा देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल है, उसको रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के तहत पैसा उसको भेजा जाता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को जो पैसा दिया जाएगा वो कैश के फॉर्म में नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पे उस व्यक्ति को जो पैसा दिया जाएगा वो उसके बैंक अकाउंट में, जो भी बेनिफिशियरी होगा उसके बैंक अकाउंट में ये पैसा क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर लिया रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट के बारे में। आई होप आपको जितना भी पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो समझ में आ गया होगा, और कहीं से भी अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप आसानी से इसका जवाब दे देंगे। अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर और इसको समझते हैं। अब सर्कुलर में आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ही आसान सा है। देखिए, रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट्स के तहत ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा जो भी रेमिटेंसेस रिसीव किया जाता है, जो भी पैसा रिसीव किया जाता है, उसको लेकर के इसको क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। अब अभी तक क्या था, अभी तक ये जो स्टेटमेंट था वो एडी कैटेगरी 1 बैंक्स XBRL साइट के ऊपर सबमिट करता था, लेकिन 26 दिसंबर 2023 से अब ये XBRL साइट के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है वो सबमिट नहीं करेगा। इसके जगह पे ये सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, CIMS है, जो कि RBI का नया डेटा वेयर हाउस है, इसके ऊपर स्टेटमेंट सबमिट करेगा। क्लियर हो गया। और जैसे कि हमने पहले ही बात कर लिया था कि एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को ऑलरेडी CIMS पोर्टल के ऊपर ला दिया गया है, और अभी यहाँ पे रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट को लेकर के अभी तक मतलब क्या था 26 दिसंबर से पहले तक कि एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा जो रुपी ड्राइंग अरेंजमेंट को लेकर के स्टेटमेंट सबमिट किया जाता था वो XBRL साइट के ऊपर भी सबमिट किया जाता था और CIMS पोर्टल के ऊपर भी सबमिट किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, जो रिटर्न है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए इसको रिटर्न कोड भी दिया गया है R129। इन सब के अलावा अगर हम बात करें कि कब से एडी कैटेगरी 1 बैंक को CIMS पोर्टल के ऊपर ये स्टेटमेंट सबमिट करना है, तो ये जो दिसंबर 2023 में जो क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो इस क्वार्टर से एडी कैटेगरी 1 बैंक को CIMS पोर्टल के ऊपर जो, क्योंकि क्या हमने देखा था कि क्वार्टरली बेसिस पे इसको जो रिटर्न है, जो स्टेटमेंट है, वो सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे दिसंबर 2023 में जो क्वार्टर खत्म हो रहा है, तो इस क्वार्टर से एडी कैटेगरी 1 बैंक्स को CIMS पोर्टल के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है वो सबमिट करना है, ठीक है। इन सब के अलावा एडी कैटेगरी 1 बैंक्स के पास अगर किसी भी प्रकार का डेटा नहीं है अपलोड करने के लिए, तो इस केस में भी इसको जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना पड़ेगा, और इस रिपोर्ट को क्या बोला जाएगा, नील रिपोर्ट बोला जाएगा। अगर हम बात करें कि इस सर्कुलर में जो डायरेक्शंस जारी किया गया है वो किस एक्ट के तहत किया गया है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 के तहत किया गया है। इसके अलावा अगर हम एप्लीकेबिलिटी के बारे में बात करें, तो जितना भी कैटेगरी 1 ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है उन सब के ऊपर ये जो सर्कुलर है ये एप्लीकेबल होगा। जो भी डायरेक्शंस यहाँ पे जारी किया गया है, ये सारा डायरेक्शन ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को मानना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सर्कुलर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर है, ये सर्कुलर भी 22 दिसंबर 2023 का है। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो कंपनीज हैं उसके द्वारा जो इंपोर्ट किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो बहुत बार क्या होता है ना कि वो लोग क्रेडिट बेसिस पे भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करता है, यानी कि उधार पे भी वो गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। तो ट्रेड क्रेडिट के लिए ना हमारे देश के अंदर जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है उसके द्वारा बैंक गारंटी इशू किया जाता है। तो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स के द्वारा जो ये बैंक गारंटी इशू किया जाता है उसको लेकर के ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को एक रिटर्न भी सबमिट करना पड़ता है। तो अभी तक क्या होता था कि ये जो रिटर्न है ये XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है, अब यहाँ पे फैसला लिया गया है कि ये जो रिटर्न है ये अब जो ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स है उसके द्वारा CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बैंक गारंटी होता क्या है। देखिए, जो बैंक गारंटी होता है ये और कुछ भी नहीं, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि बैंक के द्वारा इशू किया जाता है अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी दूसरे पार्टी को। और ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट रहता है ये उस दूसरे पार्टी को इंश्योर करता है कि आपको जो कस्टमर की तरफ से पैसा मिलना था वो आपको मिल जाएगा, और अगर कस्टमर
पैसा आपको नहीं देता है, तो इस केस में जो बैंक है वो सामने आएगा और वो आपको पैसा देगा। ये होता है बैंक गारंटी। देखिए एग्ज़ैक्टली ये कैसे काम करता है, इसको हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश के अंदर एक कंपनी है और उस कंपनी ने किसी फॉरेन कंपनी से 50 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और यहाँ पे दोनों के बीच में ये डील हुआ है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी हमारे देश का जो कंपनी है, ये कंपनी इन रॉ मटेरियल से पहले सामान बनाएगा, उसको मार्केट में बेचेगा, जब उसको पैसा मिलेगा तब ये उस फॉरेन कंपनी को पेमेंट करेगा, ठीक है? ये इन दोनों के बीच में डील हुआ है। अब यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी क्या बोलता है इस डील में कि उसको एक बैंक गारंटी चाहिए ताकि उसको नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि हमारे देश का जो कंपनी है, उसने इसका रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके सामान बना लिया, सामान मार्केट में बेच दिया और पैसा भी अर्न कर लिया, लेकिन उसको पेमेंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो फॉरेन कंपनी है वो बोलता है कि हमें आप एक बैंक गारंटी प्रोवाइड कीजिए। अब जो हमारे देश का कंपनी है, वो अपने बैंक के पास जाता है और अपने बैंक से ये रिक्वेस्ट करता है बैंक गारंटी के लिए। तो इसका बैंक गारंटी इश्यू करता है और ये बैंक गारंटी जो फॉरेन कंपनी है उसको दे देता है। अब इस पूरे एग्जाम्पल में अगर हमारे देश का कंपनी 50 लाख रुपया इस फॉरेन कंपनी को नहीं देता है, तो उसका जो बैंक होगा वो सामने आएगा और वो उस पर्टिकुलर कंपनी के बिहाफ पे फॉरेन कंपनी को पैसा देगा। क्लियर हो गया बैंक गारंटी क्या होता है? अब हम आते हैं अपने सर्कुलर के ऊपर कि इस सर्कुलर में क्या बोला जा रहा है। देखिए, हमारे देश में जो भी ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स हैं, उसके द्वारा जो भी बैंक गारंटी इशू किया जाता है, उसको लेकर के इसको क्वार्टरली बेसिस पे स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है। अब अभी तक क्या होता था? अभी तक ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स को ये जो स्टेटमेंट है, ये एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज XBRL प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे क्या फैसला लिया गया है? तो क्योंकि अब रिजर्व बैंक का जो नया नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस है, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्योंकि ये लॉन्च हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है बैंक गारंटी को लेकर के, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अब ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को XBRL प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट नहीं करना पड़ेगा। अब ये स्टेटमेंट ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिटर्न कोड भी प्रोवाइड किया गया है R131, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। इन सब के अलावा जैसा कि हमने देखा था कि CIMS पोर्टल के ऊपर ऑलरेडी AD कैटेगरी 1 बैंक्स को ला दिया गया है और अभी ये जो स्टेटमेंट है जिसके बारे में हमने बात किया, तो वो स्टेटमेंट अभी AD कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा XBRL साइट के ऊपर भी सबमिट किया जा रहा था और CIMS पोर्टल के ऊपर भी सबमिट किया जा रहा था। लेकिन 26 दिसंबर 2023 से ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। अब तो हालांकि 26 दिसंबर 2023 बीत चुका है, तो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाना शुरू कर दिया गया होगा, ठीक है? और यहाँ पे इस सर्कुलर में जो भी कंटेंट है उसके बारे में ऑथराइज डीलर बैंकों को बोला गया है कि वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, जो अकाउंट होल्डर्स है उसको बताएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो किस एक्ट के तहत इस सर्कुलर में जो डायरेक्शन है वो जारी किया गया है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के सेक्शन 10 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 के तहत ये जो डायरेक्शन है वो जारी किया गया है। और किसके लिए जारी किया गया है? तो जितना भी कैटेगरी 1 ऑथराइज डीलर बैंक्स है उसके लिए ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस है ये जारी किया गया है, ठीक है? समझ में आ गया ये वाला भी सर्कुलर? अब देखिए, इस लेक्चर में हमने जितने सारे भी सर्कुलर्स को डिस्कस किया है वो सब सर्कुलर किस चीज से रिलेटेड है? तो वो सब सर्कुलर ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा जो अलग अलग चीज़ों के लिए स्टेटमेंट सबमिट किया जाता है, जो रिटर्न सबमिट किया जाता है, उसको लेकर के है। तो अभी तक ये सब जो स्टेटमेंट है वो XBRL साइट के ऊपर सबमिट किया जाता था, लेकिन अब ये सब जो स्टेटमेंट है वो CIMS पोर्टल के ऊपर सबमिट किया जाएगा। कब से? तो 26 दिसंबर 2023 से, यानी कि ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स के द्वारा ऑलरेडी 26 दिसंबर 2023 से CIMS पोर्टल के ऊपर इन सब स्टेटमेंट को सबमिट किया जाना शुरू कर दिया गया होगा, ठीक है?
अब देखिए, इन सब सर्कुलर के अलावा भी 4-5 सर्कुलर रह गया है डिस्कस करने के लिए, हार्डली 6 होगा, 6 सर्कुलर रह गया है डिस्कस करने के लिए, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे डिस्कस, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि इस लेक्चर में हमने बहुत सारे नई चीज़ों को देखा, रूपी ड्राइंग अरेंजमेंट, एलआरएस स्कीम के बारे में हमने बात किया। तो आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।